हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल लॉजिकली लीगल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो कुछ थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो इस वीडियो को प्लीज़ थोड़ा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 15 के बारे में, जो कि बात करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब इसमें जो ग्राउंड्स दे रखे हैं ये 5 ग्राउंड्स हैं और इसमें साफ साफ कह रखा है कि आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अब अपन देखते हैं इसमें क्या क्या देखेंगे। इसमें अपन आर्टिकल 15(1) देखेंगे जो कि प्रोहिबिशन ऑफ स्टेट है। 15(2) देखेंगे जो स्टेट एंड इंडिविजुअल के ऊपर प्रोहिबिशन है। 15(3) जो कि गवर्नमेंट को पावर देता है स्पेशल प्रोविज़न बनाने के लिए वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। 15(4) जो कि एजुकेशन सोशली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात करता है। और 15(5) जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी बात करता है अबाउट रिजर्वेशन एंड स्पेशल प्रोविजंस। इसके साथ साथ हम जो इम्पॉर्टेंट केस लॉज जो हैं आर्टिकल 15 के, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो केस लॉज भी हम सारे कवर करेंगे सब प्रोविज़न्स के। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, अब लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 की। अब आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 के अंदर अपन जो बेसिक लैंग्वेज है उसको अपन इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है स्टेट शैल नॉट। अब स्टेट शैल नॉट का मतलब क्या हो गया कि रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच हो गई स्टेट के ऊपर। स्टेट क्या नहीं कर सकती? डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या हो गया? भेदभाव। स्टेट भेदभाव नहीं कर सकती किसमें? जो सिटीजन्स होते हैं उनमें। अब सिटीजन्स लिखा हुआ है यहाँ पे और आर्टिकल 14 में लिखा हुआ था एनी पर्सन। तो एनी पर्सन में कौन कौन आ जाते हैं? सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स बोथ। तो जो नॉन सिटीजन्स है उनको प्रोटेक्शन मिलती है आर्टिकल 14 के अंदर। जो इक्वालिटी है वो नॉन सिटीजन्स के लिए भी होता है, लेकिन जो 15(1) है उसके अंदर सिर्फ सिटीजन्स को प्रोटेक्शन होती है। और ये याद रखिएगा, ये आपके प्री एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब किन ग्राउंड्स पे? 5 ग्राउंड्स है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी आपके पीटी में पूछा जाता है। तो स्टेट क्या नहीं कर सकती? डिस्क्रिमिनेट किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट, ये 5 ग्राउंड्स पे। तो ये हो गया आर्टिकल 15(1). और जो केस आप साइट कर सकते हैं एग्ज़ाम में, मेंस में, तो वो है नैन सुखदास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब ये केस का सिर्फ आपको नाम याद रखना है और इसको सिर्फ अपने एग्ज़ाम में साइट करना है अपने जो आंसर्स है, ताकि आपको एक कवरेज मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब बात करते हैं अपन आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 के बारे में। ये एक बात करता है एक वाइडर अप्रोच के बारे में। ये मतलब ये आर्टिकल 15(1) से ज़्यादा वाइडर अप्रोच रखता है। आर्टिकल 15(1) ओनली स्टेट पे एप्लीकेबल होता है। तो अपन देखते हैं इसमें क्या लिखा है। अब नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्ट टू। तो ये सही तरीका होता है बेरक पढ़ने का। शैल ऑन ग्राउंड्स की जगह आप पढ़िए नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्ट टू। अब किस चीज़ के लिए सब्जेक्ट टू नहीं होना चाहिए? एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन। अब डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन नहीं लगनी चाहिए किसी भी सिटीज़न के ऊपर। किन ग्राउंड्स के ऊपर? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये 5 ग्राउंड्स है। ये 5 ग्राउंड्स आपको याद रखनी है, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब कहाँ पे? शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, यानी जितनी पब्लिक प्लेस है उन सबको इसमें इंक्लूड कर दिया है। सब क्लॉज बी में और दिया गया है कि वेल, टैंक, बाथिंग एरिया, प्लेस ऑफ पब्लिक रिसॉर्ट, ये सब होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड एंड डेडिकेटेड टू यूज़ ऑफ जनरल जनरल पब्लिक। तो डेडिकेटेड टू यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक देख लेते हैं अपन। इसमें सपोज़ करिए जैसे कि मैंने कोई टेंपल बनाया और उस टेंपल के लिए मैंने अनाउंसमेंट कर दिया कि ये जो है पब्लिक के लिए ओपन है। तो ये जो पब्लिक के लिए ओपन है हुई, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये डेडिकेटेड टू यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक हो गई और इसके ऊपर आर्टिकल 15(2) एप्लीकेबल होगा। और जो होली और पार्टली स्टेट आउट ऑफ स्टेट फंड्स होते हैं उनके ऊपर भी आर्टिकल 15(2) एप्लीकेबल होता है। अब आर्टिकल 15(2) के अंदर कौन कौन डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है ये अपन पहले बात कर चुके हैं, क्योंकि ये वाइडर अप्रोच के बारे में बात करता है। तो इसमें स्टेट तो होता ही है, साथ के साथ इंडिविजुअल्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि आप और मैं। तो ये हो गया आर्टिकल 15(2). अब चलते हैं 15(3) पे। तो अब आर्टिकल 15(3) की बारे में अगर अपन बात करें तो एक इनेबलिंग प्रोविज़न हो जाता है, क्योंकि जो आर्टिकल 15(1) और जो आर्टिकल 15(2) है वो दोनों ही एक रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच लेके चलते हैं और स्टेट के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि आप इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो स्टेट को डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए इनेबल करता है आर्टिकल 15(3) फॉर द बेनिफिट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो एक इनेबलिंग प्रोविज़न हो जाता है जो डिस्क्रिमिनेशन को इनेबल करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो जैसे इसके एग्जांपल्स अगर अपन देखें तो एग्जांपल के तौर पे जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो चिल्ड्रन का लॉ है। डोमेस्टिक वायलेंस है जो कि वुमेन के लिए बनाया गया है। तो जैसे कि अपन आर्टिकल 15(3) में देखते हैं कि उसका जो स्टार्ट होता है वो वर्ड लिखा होता है नथिंग।
तो नथिंग जहाँ पे भी लिखा होता है वो एक इनेबलिंग प्रोविज़न के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप नेक्स्ट टाइम बैरेक पढ़ो आपको कहीं नथिंग दिखे तो वो एक इनेबलिंग प्रोविज़न होता है, किसी रेस्ट्रिक्शन को साइड में करने के लिए, दूर हटाने के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो इसके जैसे एग्जांपल अपन ने देखे थे, जुवेनाइल जस्टिस, राइट टू एजुकेशन भी होता है, वो आ जाता है इसके अंदर, डोमेस्टिक वायलेंस आ जाता है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये सब आर्टिकल 15(3) के अंदर प्रोटेक्शन में आते हैं और इसी के अंदर ये बनाए गए हैं। ये तो था आर्टिकल 15(3) का एक्सप्लेनेशन। अब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इसमें केस डिस्कस कर लेते हैं, जो आपको मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें ये केस आपको लिखना ही लिखना है। तो वो है यूसुफ अब्दुल अजीज़ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। अब यूसुफ अब्दुल अजीज़ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में क्या हुआ था कि जो आईपीसी सेक्शन 497 है, आईपीसी सेक्शन 497 किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है अडल्ट्री के बारे में। तो जो आईपीसी सेक्शन 497 है उसको चैलेंज किया गया था इस ग्राउंड के ऊपर कि ये जो वीमेन है इनको प्रोटेक्शन देता है और जो अडल्ट्री करती है उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं होता है बल्कि मैन के ऊपर होता है। तो इट इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 15। लेकिन कोर्ट ने बोला था कि ये आर्टिकल 15(3) में प्रोटेक्शन मिली हुई है और इसी के अंदर ये लॉ बनाया हुआ है, तो फिर ये सही लॉ है बिल्कुल, क्योंकि वुमेन को प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो। लेकिन हाल ही में 2018 में जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था जिसमें 497 को स्ट्रक आउट कर दिया था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, इसको याद कर लीजिए, ये आपके प्री एग्जाम्स में पूछा जाता है और अगर आप इसको मीन्स में लिख के आते हैं तो फिर से वही बात है कि आपको एक अपर एज मिलता है। तो अब बात करते हैं आर्टिकल 15(4) की। ये 15(4) है, ये ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा। अब फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में। तो आपका एक प्री का क्वेश्चन बन जाता है कि फर्स्ट अमेंडमेंट कब आया था, कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था? 1951 में, इसको याद रखिएगा। अब ये आर्टिकल 15(4) ऐड किया गया था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराईराजन वाले केस के कारण। इस केस में क्या हुआ था, जो कि गवर्नमेंट ने एक रिजर्वेशन ऑर्डर पास किया था मेडिकल कॉलेजेस में। अब उस रिजर्वेशन ऑर्डर को जो था कि चैलेंज किया गया था कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट ने ये जो ऑर्डर था इसको स्ट्रक आउट कर दिया था और ये बोला था कि ये वायलेटिव है और आप ऐसे रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। तो फिर इसके बाद जो लेजिस्लेचर ने फर्स्ट अमेंडमेंट पास किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और 15(4) ऐड किया ताकि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका अपलिफ्टमेंट हो सके, क्योंकि बिना इस अमेंडमेंट के वो रिजर्वेशन दे नहीं पाते और बिना रिजर्वेशन के अपलिफ्टमेंट हो नहीं पाता बैकवर्ड क्लासेस का। तो इसके कारण से 15(4) ऐड किया गया 1951 अमेंडमेंट के थ्रू। तो ये तो था अपना स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराईराजन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हो जाता है अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें 15 का क्वेश्चन हो 15(4) के ऊपर, तो आपको ये केस ज़रूर लिखना है, या फिर आप इसको एसेज वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे रिजर्वेशन के ऊपर कुछ ऐसे आता है तो उसमें भी आप इस केस को यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। अब ये केस भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस केस में क्या हुआ था कि एक गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया था जिसके अंदर जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस थे, जितने भी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस थे, उन कॉलेजेस में रिजर्वेशन दिया था सोलली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, यानी अलग अलग कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन दे दिया था गवर्नमेंट ने। तो टोटल अराउंड 68% तक का रिजर्वेशन ऑर्डर पास कर दिया था गवर्नमेंट ने। इस ऑर्डर को फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑर्डर को स्ट्रक आउट कर दिया और ये बोला कि जो सोशल और एजुकेशनल दोनों चीज़ें देखनी होती है किसी बैकवर्ड क्लास को फाइंड आउट करने के लिए। आप सिर्फ कास्ट के बेसिस पे बैकवर्ड क्लासेस फाइंड आउट नहीं कर सकते हो और आपको एजुकेशनली देखना पड़ेगा कि वो बैकवर्ड है या और सोशली देखना पड़ेगा कि वो बैकवर्ड है, और अगर सिर्फ कास्ट है तो डिस्क्रिमिनेशन वैलिड नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये भी कहा था कि जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है वो कर सकती हैं, जो स्टेट है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, आर्टिकल 15(4) इसको अलाउ करता है। फिर उसके बाद में आता है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसने MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के जो जजमेंट था उसको पूरा ओवर रूल कर दिया। और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है वो सोलली कास्ट बेसिस पे हो सकता है, उसके लिए आपको दोनों चीज़ें होने की ज़रूरत नहीं है, एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस होने की, आप प्योर कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। क्योंकि जो इंडिया में जो कास्ट है वो एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कौन सी जो कास्ट है, कौन सी क्लास है वो बैकवर्ड है, कौन सी क्लास है वो फॉरवर्ड है। तो जैसे कि इंडिया में जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वो कास्ट बेसिस पे ही किया जाता है। एग्जांपल अगर अपन ले लें, जैसे कि हरिजन्स वगैरह जो होते हैं, हरिजन्स होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है और इसी कारण से इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपलिफ्टमेंट की। तो आज का लास्ट प्रोविज़न आ जाता है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5। ये बात कर रहे हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन द नॉन स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब क्या हुआ जी कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 है ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे भी अप्लाई होता है,
क्योंकि एक इशू उठा था कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है क्या वो अलाउड हैं डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, क्योंकि जो आर्टिकल 15(4) है वो सिर्फ स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करता है। तो इस कारण से आर्टिकल 15(5) ऐड किया गया था बाय 93rd अमेंडमेंट इन 2005 में 93rd अमेंडमेंट से आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 को ऐड किया गया था ताकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी इसके एम्बिट में ले सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आपके लिए हम और अच्छे अच्छे लेक्चर्स लाते रहें और आप जल्द से जल्द जज बन पाए। हैप्पी जस्टिसिंग, बाय बाय।